Hello everyone, welcome back to my channel and in this video we will discuss about the chapter 4 the colonial era in India from class 8 NCERT। तो ये जो चैप्टर है आई थिंक हम सभी जो हैं कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। हमें ये तो ज़रूर पता होता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया पे रूल किया। अंग्रेज़ मीन्स और लोग आपने कहावत भी सुनी होगी कि अंग्रेज़ तो चले गए बट अंग्रेज़ी छोड़ गए। तो ये जो कॉलोनियल एरा वाला टाइम है ये वो टाइम है जब ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन एजुकेशन को वल्गर बताया, कहा कि हम इलिटरेट हैं, हम सिविलाइज्ड नहीं हैं, हमें नहीं पता कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए। और वहाँ पर उन्होंने इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया की डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को भी इम्पोज कर दिया यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में। और जिसका नतीजा अगर आज हम देखें तो हमें इंग्लिश जो है पढ़ना ही पड़ता है। इवन इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है और एज ऑन प्रायोरिटी बेसिस अगर देखें तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इवन आप किसी भी कंट्री में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप रहना चाहते हैं, सो आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए ताकि आप समझ सकें, अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकें, आप एक वर्क प्लेस पे काम कर सकें। और इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हम इंग्लिश के बारे में ही नहीं जानेंगे, इंग्लिश एजुकेशन के बारे में ही नहीं जानेंगे, हम ये भी जानेंगे कि ये जो कॉलोनियल एरा है ये क्या सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए जाना जाता है या जो ब्रिटिश इंडिया में आए, जो 200 साल रूल किया, सिर्फ उन्होंने रूल किया, या और भी यूरोपियंस जो थे इंडिया में आए हैं उन्होंने रूल किया है, रूल या फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं पूरी तरीके से इंडिया को कॉन्क्वर करने में या कंट्रोल करने में, अपना कॉलोनियल बनाने में। सो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे कौन से वो इंडियन लीडर्स थे जिनकी वीर गाथाएँ हम सुनते हैं, जिनकी हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं कि उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और देश के लिए शहीद हो गए एंड ऑल दैट थिंग्स जो हमें ज़रूरी है जानना, सिर्फ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बीइंग ए इंडियन हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है, क्यों लोगों को हम आज भी अमर मानते हैं, जो मरकर भी कभी नहीं मरा उस इंसान, उनको आज भी हम जानते हैं, उनकी शहीदी दिवस मनाते हैं, उनकी जयंतियाँ मनाते हैं, क्यों है ऐसा। सो व्हाट इज़ कॉलोनिज़म? कॉलोनिज़म को हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशवाद। क्या है उपनिवेशवाद? तो अगर एक सिंपल वे में अगर देखें कि जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को डोमिनेट करना स्टार्ट करती है, उस पर अपना कंट्रोल कर लेती है, अपने तरीके से उसको रूल कर रही है, अपने तरीके से चला रही है, उनके सारे राइट्स को छीन लेती है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर अपना कंट्रोल कर लेती है, अपने नए रूल्स रेगुलेशंस सभी को अप्लाई करती है, इम्पोज करती है, ऐसी कंडीशन को हम कॉलोनिज़म कहते हैं। और जो देश जो है जो इसका मतलब इन चीज़ों को फेस कर रहा है वो कॉलोनी कहलाता है। सो व्हाट इज़ कॉलोनिज़म? कॉलोनिज़म इज़ व्हेन वन कंट्री यानी कि कॉलोनियल पावर, जो कंट्री डोमिनेट करती दूसरी कंट्री को, इसके पास पावर है। जैसे कि अमेरिका आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी डोमिनेटिंग कंट्री दूसरों पे अपना दबदबा करना चाहती है, तो अगर वो किसी कंट्री पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सभी को अपने कंट्रोल में करती है और उसको अपनी तरीके से चलाती है, तो वो एक कॉलोनियल पावर बन जाएगी। और जिस कंट्री पे उसने किया हुआ है वो एक कॉलोनियल कंट्री बन जाएगी। सो व्हेन वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री, तो जब एक कॉलोनियल पावर दूसरी कॉलोनी पर, दूसरी कंट्री पर अपना कंट्रोल कर लेती है, उसको हम बोलते हैं कॉलोनिज़म। द मेन एम इज़ टू exploit the colony's resources, labors and markets for the benefits of the colonizing nation। तो मेन एम क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है कि अपना कॉलोनियल बनाना, किसी को अपनी कॉलोनी बना लेना। क्यों कोई देश चाहता है कि हम सभी देशों को अपने कब्ज़े में रखें, अपने कंट्रोल में रखें, अपनी मुट्ठी में रखें? क्यों?
वहाँ के रिसोर्सेज के लिए, वहाँ की लेबर के लिए, वहाँ की मार्केट के लिए, वहाँ के उन रॉ मटेरियल्स के लिए, उन गुड्स के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशरी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं मार्केट पर्पस से, इकोनॉमिक पर्पस से, अर्निंग के पर्पस से। तो अगर देखें जो कॉलोनियल पावर है, अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं ब्रिटेन का, तो ऑब्वियसली ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश इंडिया, वो जो टाइम पीरियड था कॉलोनियल एरा वाला, जो जब तक रूल किया है, वो ब्रिटिश इंडिया कहलाया है हमारा भारत। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया हुआ था, हमारी आर्मी, हमारे लॉज और हमारी गवर्नमेंट पे अपना कंट्रोल कर रखा था। और इंडिया से क्या लेते थे इसके बदले पे, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, सस्ती लेबर्स, मार्केट, अपने फिनिश्ड गुड को सेल आउट करने के लिए, बेचने के लिए वो इंडिया की मार्केट को सिलेक्ट करते थे। और यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स होते थे उसको यहाँ से ले जाते थे, यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती खेती करवाते थे, इंडिगो जैसी इंडिगो की खेती करवाना, और यहाँ से कॉटन लेके जाना, स्पाइसेस लेके जाना, एंड बहुत सारी चीज़ें। सो कोर फीचर्स ऑफ कॉलोनिज्म, सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करी जाए या फिर ऐसे केंद्र बिंदुओं की बात करी जाए कि क्यों कॉलोनिज्म होता है या फिर क्या रीजंस है इसके। सो पॉलिटिकल कंट्रोल पाना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है, आर्थिक गतिविधियों का शोषण किया जाता है, पैसा जो है, सिंपली अगर हम पैसे की बात करते हैं, जो हमारी कैपिटल इनकम होती है, जो उसको यहाँ से ले जाया जाता है, हमारे ही देश का पैसा लूटा जाता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ता है इससे। उस टाइम पे भी यही था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि जो इंडिया है, इंडिया के लोग हैं, वो क्रिश्चियनिटी को अपना लें। इवन जो वास्को डी गामा था, उसने तो लोगों के साथ इतना बुरा किया, लोगों को मारना शुरू कर दिया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि क्रिश्चियनिटी को अपनाओ। चौथी चीज़, इनइक्वालिटी। सो कॉलोनिज्म जो है इनइक्वालिटी भी शो करता है। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि जो हमारे मतलब आज़ादी के टाइम की मूवीज़ होती हैं या फिर जो उसको शो कर रही हैं, तो वहाँ पे अगर मूवी हॉल्स की बात करें या फिर थोड़े जो हाई रिच एरियाज़ होते थे, वहाँ पे लिखा हुआ होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मीन्स कि हमारी जो इज़्ज़त है, जो हमारी रिस्पेक्ट है, वो एक कुत्ते के बराबर मानी जाती थी। तो इनइक्वालिटी तो ऑब्वियसली थी उस टाइम पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमें कॉलोनिज्म में देखने को मिलती हैं। व्हाट इज़ द कॉलोनियल एरा? अगर हम बात करते हैं कॉलोनियल एरा की, तो कॉलोनियल एरा है क्या? वो टाइम पीरियड जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर अपना दबदबा बनाती है, उसको डोमिनेट करती है, उसको अपनी कॉलोनी बना लेती है, और जितने टाइम पीरियड तक वो वहाँ पर रूल कर रही है, उसके हाथ में कंट्रोल है, वो टाइम पीरियड कॉलोनियल एरा कहलाता है। So the colonial era is the period when European powers like Britain, France, Spain, Portugal expanded their empires in Asia, Africa and America। ज़रा सोचो कि अमेरिका जैसा देश जो कि आज के टाइम पे इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री है, महाशक्ति मानी जाती है, उस पर भी कभी कंट्रोल किया गया, उसको भी कभी कॉलोनियल बनाया गया अपना? हाँ, बनाया गया है। तो यहाँ पर आप और भी कंट्रीज़ के नाम सुन रहे हो, ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। इन्होंने एशिया हो गया, एशियन कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ की कंट्रीज़ को अपना कॉलोनियल बनाया है। इट बिगेन इन द 15th सेंचुरी, एज ऑफ डिस्कवरी, और ये इसकी शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से। और इस 15वीं शताब्दी को एज ऑफ डिस्कवरी कहा गया है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो टाइम पीरियड थे, खोज का टाइम पीरियड था। वास्को डी गामा ने इंडिया का रास्ता खोज दिया, अमेरिका का रास्ता मिल गया, ऐसी कई सारी कंट्रीज़ का हमें रास्ता मिल गया। द पीक वॉज फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू द मिड 20th सेंचुरी। और ये चीज़ पीक पे कब पहुँचती है, कब अपने शिखर पे पहुँच जाती है? 18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी वाला जो टाइम पीरियड होता है, कॉलोनिज्म जो है वो अपने चरम बिंदु पे पहुँचता है। It ended with the independence movement and decolonization।
और ये जो कोलोनाइजेशन एरा है ये कब ख़त्म होता है? जब कंट्रीज़ आज़ाद होने लगती हैं, जब वो स्ट्रगल करने लगती हैं, जब उनके अंदर देशभक्ति की भावना आ जाती है और वो अपने आप को आज़ाद करवाती हैं, लड़ती हैं, अपने राइट्स के अगेंस्ट खड़ी, मतलब अपने राइट्स के लिए लड़ती हैं, अपने आप को डीकोलोनाइजेशन करवाना चाहती हैं, अपने आप से वो जो उपनिवेश जो शब्द है वो हटाना चाहती हैं। वहाँ पर, और जब वो इन सब चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाती है वो कंट्री, वहाँ पर कॉलोनियल एरा ख़त्म हो जाता है। जैसे इंडिया को 1947 में आज़ादी मिल गई, पाकिस्तान भी उस टाइम पे आज़ाद हो गया, तो हम डीकोलोनाइज हो गए थे, हमारा कॉलोनियल एरा ख़त्म हो गया था। हमारे ऊपर कोई ऐसी कंट्री नहीं थी जो अब हमें अपना कॉलोनियल बना रही है, जो हम पर अपना रूल कर रही है। सो इसको हम कहते हैं कॉलोनियल एरा। अगर हम देखें एक टाइमलाइन की बात करते हैं यहाँ पर, तो ज़रा देखते हैं 15th सेंचुरी, जिसको हम एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं। बहुत सारे यूरोपियन सेलर्स जो थे वो समुद्रों के रास्तों से नए नए सी रूट्स, नए नए ट्रेड रूट्स जो है खोज करने के लिए निकलते हैं, डिस्कवर करने के लिए निकलते हैं, और वहीं से अमेरिका जैसे देश और भारत जैसे देश की खोज हो जाती है। फिर 18th सेंचुरी में क्या होता है? यूरोपियन कंपनीज इस्टेब्लिश ट्रेडिंग पोर्ट्स इन इंडिया। अगर हम अपने सिर्फ इंडिया की बात करते हैं तो 18th सेंचुरी के टाइम पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपनी कंपनीज़ को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच इंडिया कंपनी थी, इन्होंने अपनी कंपनीज़ को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। 19th सेंचुरी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी गेन्स पावर एंड कंट्रोल ओवर इंडिया। 1857 का रेवोल्यूशन आपने ज़रूर सुना होगा, आपने झांसी की रानी के बारे में ज़रूर सुना होगा, आपने मंगल पांडे के बारे में सुना होगा। तो ये वो महान शख्स हैं जिन्होंने उस 1857 के रेवोल्यूशन में, 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और ये तो मर गए थे, खैर ये अपने आप को शहीद कर गए, बचा नहीं पाए थे, मतलब पूरी तरीके से इन्होंने हार नहीं मानी थी, बट ये अपने आखिरी सांस तक लड़ते हैं। लेकिन 1857 के बाद वो जो मिड 19th सेंचुरी वाला पीरियड रहा, ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से इंडिया पे कंट्रोल कर लिया, और वो जो जनरल गवर्नर वाला सिस्टम था, वाइसराय वाला सिस्टम था, कहीं ना कहीं चेंज हुआ। क्वीन एलिजाबेथ जो यूरोप की महारानी थी, उन्होंने भी बोल दिया कि अब कोई ऐसे रूल नहीं होगा, अब डायरेक्ट रूल यहाँ से किया जाएगा, इंडियंस को अपने तरीके से रहने दिया जाएगा। बट ये सारी चीज़ें रबिश थी। फिर हम बात करते हैं मिड 20th सेंचुरी की। तो ये वो टाइम था जब इंडिया ने अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में। तो ये चीज़ आपको याद ध्यान रखनी है कि 15th सेंचुरी पुर्तगाल इंडिया आए, 18th सेंचुरी में अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश कर दी यूरोपियंस ने। फिर 19th सेंचुरी वो टाइम पीरियड था जब पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया इंडिया पे, और मिड 20th सेंचुरी में भाग गए वो यहाँ से। फिर अगर अब हम बात करते हैं कॉलोनिज्म इन इंडिया की, तो इंडिया में कॉलोनिज्म कैसे आया? ये स्टार्ट होता है, मतलब मेन पावर जो स्टार्ट होती है कॉलोनिज्म की वो ब्रिटिश से स्टार्ट होती है। पुर्तगालियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, स्पेनिश फ्रांसीसियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। पर्शियंस की बात कर रही हूँ ना, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहते तो ये भी थे कंट्रोल करना, बट ये कर नहीं पाए। ये साउथ इंडिया तक ही सिमट के रह गए। वहाँ पे भी जो हमारे कुछ रूलर्स रहे, कुछ रानियाँ रहीं, उन्होंने उनको अच्छा मज़ा चखाया। लेकिन दगाबाज निकले हमारे वो महान राजा जो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, जो हमारे हैदराबाद के निज़ाम्स थे, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे, वो तो दगाबाज निकले। उन्होंने ब्रिटिशर्स का पूरा भरपूर साथ दिया और ब्रिटिशर्स ने उन्हें अपना पपेट रूलर बनाया, अपनी मर्ज़ी से उन्हें अपनी उंगलियों पे नचाया और रूल किया इंडिया में। तो बिगिन विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया का कॉलोनिज्म मेन फेज़ वहीं से स्टार्ट होता है। सो इंडिया चेंज फ्रॉम अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। और सबसे बड़ा चेंज क्या आता है कि जो इंडिया है, जो कहीं एक टाइम पे फिनिश्ड गुड का मेजर एक्सपोर्टर हुआ करता था, वो सप्लायर बन जाता है रॉ मटेरियल्स का। तो जब वास्को डी गामा भी इंडिया आया था तो उसको यहाँ के स्पाइसेस अच्छे लगे थे, वो यहाँ से लेके गया था। उसकी मतलब इतनी बिक्री हुई थी कि उसको 60 गुना फ़ायदा हो गया वहाँ पे जाके, 60 टाइम्स, मतलब बेनिफिट, प्रॉफिट, बहुत बड़ी बात है एक इंसान का।
उसको बहुत अच्छा लगा इंडिया में आना, आया इंडिया, व्यापार करने की सोची, लोगों पे ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी को थोपना स्टार्ट किया, बट फिर यहाँ से उसको भगाया गया। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ हमारे रिसोर्सेज को, कहीं ना कहीं क्या, वो हमारे सिर्फ रिसोर्सेज को, हमारे रॉ मटेरियल्स को यहाँ से लेके जा रहे थे और हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी को रून कर रहे थे, हमारे ही इंडियन कल्चर को बुरा बता रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ नहीं करी, उन्होंने अच्छी चीज़ करी, उन्होंने सती प्रथा को रोका। बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए कि जहाँ पर वुमेंस को उनके ही पति की डेड बॉडी के साथ जलाया जा रहा था, जो कि बहुत ही गलत था। वुमेंस एजुकेशन को भी उन्होंने प्रमोट किया कहीं ना कहीं। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी करी। एक जो गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम देख रहे हैं, जिस तरीके से काम किया जा रहा है आज के टाइम पे, जो सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट का, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो आज हम फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव तरीके से रही, बट इतनी पॉजिटिव नहीं रही कि उन्होंने हमारे साथ जो किया हम उसे भूल नहीं सकते। सो इंडिया चेंज फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी वॉज रिस्ट्रक्टेड टू द सर्व ब्रिटिश इम्पीरियल नीड्स। अब जब इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से रीइंस्ट्रक्ट करी जाती है, दोबारा से पुनर्रचित करी जाती है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। जो मैनचेस्टर है उनका इंग्लैंड, वहाँ की मार्केट में जो डिमांड थी इंडियन गुड्स की, उसको पूरा करने के लिए करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स को लेके जाता था, वहाँ से फिनिश्ड गुड लेकर आता था और इंडिया में सस्ते दामों पे बेचता था उसको। और होता क्या था कि अगर कोई इंडियन अपने सामान को सेल आउट कर रहा है, अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर, उस पर हैवी टैक्स होता था, हैवी ड्यूटी लगती थी। वहीं जब वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके आते थे, कोई टैक्स नहीं। वो वहाँ से इम्पोर्ट करवा के ला रहे, कोई टैक्स नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था। उसके बाद हम बात करते हैं द शिफ्ट प्री कॉलोनियल वर्सेस कॉलोनियल एरा। तो प्री कॉलोनियल एरा और कॉलोनियल एरा, तो प्री कॉलोनियल एरा के टाइम पे क्या था, यानी कि उपनिवेशवाद से पहले का जो टाइम था, राजा रूल कर रहे थे, नवाब रूल किया करते थे, मुग़ल रूलर्स थे, मराठास थे, ये रूल कर रहे थे। कॉलोनियल एरा में फॉरेनर्स ने रूल करना स्टार्ट कर दिया, फॉरेनर एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। उस टाइम पे इंडिया जो था वो फिनिश्ड गुड का एक्सपोर्टर था, और कॉलोनियल टाइम पे हम सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन गए। उस टाइम पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, जो लॉ था, वो हमारे कस्टम्स पे, हमारे ट्रेडिशन पे बेस्ड था, और इनके टाइम पे ब्यूरोक्रेट्स आ गए, जो आज के टाइम पे हम जो नौकरशाही व्यवस्था देख रहे हैं वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उस टाइम पर रीजनल स्टेबिलिटी थी लोगों में, लोकल प्रॉस्पेरिटी थी। मीन्स अगर देखा जाए तो कि जो गांव के लोग होते थे वो डिसीज़न लेते थे, और जो भी होता था एक इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग होता था। बट इन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें एक्सप्लॉइट कर दिया। तो मेजर चेंजेस यही थे कि जो हमारी इकोनॉमी पहले थी उसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया। जहाँ पर हमें ना नुकसान होता ना फ़ायदा होता था, वहाँ पर उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान में डुबो दिया। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने एक बात भी कही थी, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो आप वो चेंज लेकर आओ जो आप संसार में, जो विश्व में आप देखना चाहते हो। तो जो की पॉइंट्स हैं इन टॉपिक्स के, हमें जो याद रखने हैं कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉलोनिज़म था वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कंट्रोल की बात करता था। इसका डीप इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इंडिया की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर, सोसाइटी साथ में साथ कल्चर पे भी पड़ता है। जो चीज़ें हमें याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्पायर्स होते हैं उस टाइम पे, जो राइज एंड फॉल चल रहा था उनका, वो उनके अंदर स्पिरिट नहीं थी, वो यूनाइटेड नहीं थे, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो हमेशा डूबता गया और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया। हमारे ही इंडियन रूलर्स पपेट बन गए। बट बाद में जब उन्हें चीज़ें समझ में आई, वो यूनाइट हुए और इंडिया को फ्रीडम मिली। मेन जो चीज़ें थी जो भी मैंने आपको बताई, तो कॉलोनिज़म में पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल इन्फ्लुएंस और इनइक्वालिटी, ये इसके की फीचर्स रहे हैं कॉलोनिज़म के। सो आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ माइलस्टोन्स के बारे में। और एक तरीके से ये जो चैप्टर रहा है हमारा, सिर्फ एक आज की जो वीडियो रही है हमारी, वो इंट्रोडक्टरी वीडियो रही है।
और कल हम पढ़ेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, शुरू कहाँ से हुआ। बाकी हम जानेंगे कि उस टाइम पे पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी और भी चीज़ें। सो मिलते हैं कल की वीडियो में और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।